Hello, today we are going to study childhood and growing up, and the topic which we are going to study is growth and maturation. Concept of growth and maturation. So सबसे पहले हम इसकी फ़िलासफ़र के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एज अकॉर्डिंग टू मी डेफिनेशंस अगर एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो बहुत हेल्प मिलती है एंड मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं. So, according to Alexander, maturation is the process of modification from within, an innate ripening or development of capacities of the organization and a growth in structure and function. मीन्स मैचुरेशन एक प्रोसेस है मॉडिफिकेशन का. ठीक है, अपने आप के अंदर से कुछ मॉडिफाई करना. इनेट राइपनिंग मीन्स अंदर से राइपनिंग होना या डेवलपमेंट होना उन कैपेसिटीज़ का जो एक इंसान के अंदर होती हैं. दैट इज़ कॉल्ड मैचुरेशन. ठीक है, ऐसे नहीं बोलते अच्छा अब ये तो मैच्योर हो गया है, अब ये तो बहुत मैच्योरली एक्ट कर रही है या कर रहा है. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, फिलिप लार्किन की एक पोएम पढ़ी है मैंने जो कि 1954 में उन्होंने लिखी थी, मैच्योरिटी ही नाम की. एंड उस पोएम में वो बताते हैं कि मैच्योरिटी आनी सबको है, चाहे वो थोड़ा एज्ड होके आए, चाहे एडल्टहुड में ही आ जाए, चाहे बहुत यंग एज में आ जाए, लेकिन आनी सबको है. तो वो ये समझ नहीं पाते, वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये जो मैच्योरिटी आती है, बिकॉज इससे क्या होता है, एक इंसान का हैप्पी नेचर चला जाता है. एक इंसान थोड़ा स्ट्रेस में रहना शुरू कर देता है, चीज़ों को सोचने लगता है, समझने लगता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सोचने लगता है. सो जो फिलिप लार्किन है वो बोलते हैं कि आई डोंट नो कि ये जो मैच्योरिटी है ये अच्छी है या गंदी है. कुछ लोग इसके लिए डिज़ायर करते हैं और कुछ बोलते हैं ना ही आए तो ही अच्छा है. इस मैच्योरिटी को अटेन होने से हमारा जो बिहेवियर होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है. मैच्योरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप इसको रोक नहीं सकते, ये जब आनी होगी तब आएगी. असेंशियल फॉर लर्निंग और फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. मैच्योरिटी आने से हम चीज़ों को समझ पाते हैं, डिफरेंस समझ पाते हैं, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है. ठीक है, कंप्लीशन फॉर ग्रोथ, देन मैच्योरेशन अकर्स. जब एक बारी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तब जाके मैच्योरेशन आती है. जब ग्रोथ कंप्लीट होगी तो ही मैच्योरेशन आएगी. नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन फ्रॉम विदिन. अंदर से हम मॉडिफाई होना शुरू हो जाते हैं, अंदर से हमारे अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. ट्रेनिंग बिफोर मैच्योरिटी इज़ यूजलेस. अब मैच्योरिटी आने से पहले अगर आप कितना भी एक बच्चे को समझा लो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, लेकिन जब वो खुद मैच्योर होगा, इनेट राइपनिंग जब उसके अंदर होगी तो वो खुद चीज़ों को समझने लगेगा. अब पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट को, मैच्योरिटी को, मीन्स इन सारी चीज़ों को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ हेरिडिटी. अगर हेरिडिटी हमारी ऐसी ही है कि हमें आज तक कभी सीरियस लोग मिले ही नहीं हैं, पेरेंट्स भी ऐसे ही है, ग्रैंडफादर्स भी ऐसे हैं, तो हमारी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग हमारी मैच्योरिटी भी बहुत लेट आएगी. ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगी. देन कम्स एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जिस टाइप का एनवायरनमेंट होगा. अगर सीरियस एनवायरनमेंट है तो हम सीरियस बनेंगे, अगर एजुकेटेड एनवायरनमेंट है तो हम बहुत ज़्यादा बुक्स में ही ध्यान रखेंगे. ठीक है, अगर कॉमेडीफुल एनवायरनमेंट है तो हम उसी में ही लाफ्टर वाले एरिया में रहेंगे. नेक्स्ट, सेक्स क्या है हमारा, मेल है फीमेल है, उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है. जो वुमेन होती है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है इन कंपैरिजन टू मेल्स. एक्सरसाइज और हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी में इफ़ेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट कम्स हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स वो जेनेटिकली आते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है. न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा कि हम उतना एनर्जेटिकली काम नहीं कर पाएंगे. अब एनर्जी नहीं होगी तो मे बी हम स्कूल्स मिस करें, बहुत चीज़ें मिस करें, और जिसकी वजह से हम उतना ना सोसाइटी के उसमें घुस पाएँ. ठीक है, फेमिलियल इन्फ्लुएंस. अगर मान लो फॉर एग्जांपल बच्चा कुछ चीज़ समझना चाहता है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो चीज़ वो ना समझे, ठीक है, एंड गलत चीज़ों में ना पड़े, तो उस चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है अगर फैमिली इन्फ्लुएंस करती है बीच बीच में. नेक्स्ट कम्स जोग्राफिकल डेवलपमेंट. जिस जोग्राफी में वो रहता है वो भी बहुत इन्फ्लुएंसिव होती है, वो भी एक फैक्टर है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक फैक्टर है जो कि
डेवलपमेंट में मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप सदर्न साइड है तो आपके अंदर इंग्लिश बेसिकली ही आ जाएगी, डेवलपमेंट आपकी उसके हिसाब से लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी। हो सकता है आप नॉर्थ साइड हो तो उतनी ना हो। नेक्स्ट कम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ता है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी में, कि जैसे मान लो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट उनके अंदर ज़्यादा जल्दी आ जाती है, वो सोचते हैं जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ अचीव कर ले। इवन जो पुअर लोग हैं वो भी यही सोचते हैं कि हम अपना एटलीस्ट उतने लेवल तक अचीव कर लें कि कम से कम इतना पैसा कमा सके कि रोज़ यूज़ में आ जाए और रोज़ हमारा आराम से काम चल जाए, ठीक है। जबकि जो रिच लोग हैं ज़्यादा हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, वो सोचते हैं जितना कमाओ उतना कम, ठीक है। तो हमारी एक सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होती है इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट इज़ लर्निंग एंड री एनफोर्समेंट। लर्निंग मीन्स समझना और री एनफोर्स करना मीन्स ज़बरदस्ती समझाना किसी चीज़ को, इन्फ्लुएंस डालना, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 10 फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी में इफ़ेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब मैं बताती हूँ कि इफ़ेक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट का चाइल्डहुड पे, ठीक है। जब चाइल्डहुड की बात आती है फिर हम एडल्टहुड की बात करेंगे, फिर हम ओल्ड एज की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट चाइल्डहुड पे क्या होता है। अगर बच्चे को ज़्यादा प्यार मिलेगा या कम प्यार मिलेगा तो उससे भी चाइल्डहुड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ज़्यादा प्यार मिलेगा, एक्सेस ऑफ लव मिलेगा तो वो हो सकता है थोड़ा ज़िद्दी बने, ऑब्स्टिनेट काइंड ऑफ पर्सन बने। एंड लैक ऑफ लव मिलता है तो भी वो एग्रेसिव बनेगा, तो एक मीडियम टाइप मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज लेजीनेस एंड एक्टिवनेस ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली एनवायरनमेंट पे लेजीनेस और एक्टिवनेस डिपेंड करती है। अगर फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा है कि दैट इज़ फुल ऑफ योगा, एक्सरसाइजेज, सब हंस मिल के बात करते हैं एक साथ, तो उससे जो एक्टिवनेस रहेगी। लेकिन अगर सारे अपने अपने फ़ोन में अपने अपने रूम्स में हैं तो लेजीनेस रहेगी, ठीक है, बच्चे के अंदर। चाइल्ड इंट्रोवर्ट बनेगा या एक्सट्रोवर्ट बनेगा, ये नेचर भी फैमिली एनवायरनमेंट से ही आता है। अगर मम्मी पापा बच्चे से बात कर रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, फ्रेंडली नेचर से सुन रहे हैं, तो बच्चा जो है वो एक्सट्रोवर्ट बनेगा। लेकिन अगर उसको टोटली इग्नोर किया जा रहा है तो वो इंट्रोवर्ट पर्सन बनेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, बाहर भी नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन एडोलसेंस या फिर एडल्टहुड। एडोलसेंस या फिर एडल्टहुड जो 18 ईयर्स ऑफ एज होती है, उस टाइम पे बच्चे में क्या क्या इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट का, ठीक है। अगर जो चाइल्ड है वो इस टाइप के पीयर ग्रुप में घुसता है, पीयर ग्रुप इज़ द ग्रुप जो कि जैसे हम जिस टाइप के ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल होता है दैट इज़ कॉल्ड पीयर ग्रुप। सो अगर एक बच्चा जो है वो ड्रग या स्मोकिंग वाले पीयर ग्रुप में घुसता है तो वो ड्रग या स्मोकिंग सीखेगा। अगर एक जो बच्चा है वो एक कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप में घुसता है जो कि हमेशा पढ़ने से रिलेटेड ध्यान देते हैं, कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा घुसते हैं, स्पीच वगैरह में ज़्यादा पार्ट लेते हैं, डिबेट्स में पार्ट लेते हैं, तो बच्चे का जो मोड रहेगा वो कॉम्पिटिटिव मोड रहेगा, ठीक है। अगर बच्चा जो है वो किसी ऐसे पीयर ग्रुप में घुसता है जो कि स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो जो बच्चा है उसके अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, वो स्पोर्ट्स में अच्छा खेलेगा, उसको स्पोर्ट ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा एक टाइम पे। नेक्स्ट कम्स कॉपरेशन एंड बीइंग सेंसिबल। अगर बच्चा जो है वो किसी ऐसे पीयर ग्रुप में घुसता है जो कि सेंसिबल बच्चों का ग्रुप है, बहुत ओबीडियंट है, हर चीज़ में कोऑपरेटिव है, तो उसके अंदर कॉपरेशन एंड सेंसिबिलिटी वाली क्वालिटी आएगी। लास्ट इज कल्चरल एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट करता है। अगर बच्चा जो है वो इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है या फिर इंडियन बच्चों के साथ रहता है या वेस्टर्न बच्चों के साथ रहता है, तो उससे भी उसके पहनने पे, बोलने पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। लास्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ओल्ड एज, जो एज्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ओल्ड एज जो लोग होते हैं वो अपने पीयर ग्रुप या फिर स्मॉल चिल्ड्रन से मोटिवेट भी हो सकते हैं, या फिर जैसे कि कुछ जो ओल्ड एज लोग हैं वो आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कुछ बोलते हैं अरे अब तो हमारी उम्र हो गई, अब तो हमसे कुछ काम नहीं होगा,
ठीक है। तो वो पीयर टू पीयर ग्रुप में बिलोंग करता है कि जैसे जो ओल्ड एज के कुछ तो लोग हैं वो छोटे बच्चों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, वो बोलेंगे अरे ये बच्चे खेल सकते तो हम भी खेल सकते हैं, ठीक है। अब हमें घर में कुछ काम नहीं है तो एटलीस्ट बाहर वॉकिंग करें, योगा करें, ताकि हमारी बॉडी और ज़्यादा वर्क करेगी, ठीक है। और कुछ जो लोग होते हैं वो बहुत लेज़ीनेस दिखाते हैं, पूरे दिन बेड पे लेटे रहना, ये सब करना, तो जिसकी वजह से जो ओल्ड एज होती है वो भी एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। एंड ये सारी चीज़ें पीयर ग्रुप से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होता है हमारे बिहेवियर पे।